अगर आप लेना चाहते हैं एक नया स्मार्टफोन और दिमाग में है कंफ्यूजन कि कौन कौन से पैरामीटर्स या फीचर्स दिमाग में रखने चाहिए मुझे अगला फोन लेने से पहले, यानी कि अपनी जेब ढीली करने से पहले, तो कोशिश करेंगे कि आज के इस वीडियो में आपकी कुछ हेल्प कर सके। हाय फ्रेंड्स, पेश है टेक बाय टेक का एक नया एपिसोड। मैं हूं संदीप बुद्की और मेरे साथ है निमिष दुबे और साथ ही साथ नग गोपाल राजन जो कि एडिटर हैं इंडियन एक्सप्रेस ऑनलाइन के। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मन बना लिया है कि हमें एक नया स्मार्टफोन लेना है तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके जो दिल है ना, दिल को झटका ना लगे और आपको लगे कि जो मैंने लिया है अच्छा लिया है, सोच समझ के लिया है। अब ये सब करने के बाद भी फोन खराब हो सकता है, तो वो तो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है जिसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइस की। प्राइस की अगर बात कर ले तो अगर आप फोन लेने वाले हैं, समझ लीजिए 15,000 रुपए से कम का बजट सोच रहे हैं या फिर 15 से 30,000 रुपए का सोच रहे हैं बजट, तो बजट चूज करने से पहले आपको दिमाग में ये रखना है कि आप जो फोन ले रहे हैं, जो लेने वाले हैं, वो क्यों ले रहे हैं। पहले इसलिए ले रहे होंगे क्योंकि आपके पास कोई ना कोई फोन होगा, अभी आपको उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, उसमें कुछ कमियां नजर आ रही है आपको, इसीलिए आपको अपग्रेड की जरूरत पड़ रही है। जब अपग्रेड की जरूरत पड़ रही है तो जरूरी नहीं है कि आपको जो पहले वाले फोन का बजट था उससे ऊपर वाले बजट में जाना है, तभी आपको संतुष्टि यानी कि सेटिस्फैक्शन मिलेगी। आपको उस प्राइस रेंज ही मिल सकती है, लेकिन वो चीजें जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी ना, अगर वो नए वाले फोन में आ जाए तो उस हिसाब से आप अपना बजट चूज कर सकते हैं। और दूसरा, बहुत सारे लोग होते हैं जो फोन लेते हैं फ्लॉन्ट करने के लिए, बताना चाहते हैं कि हमारे पास एकदम महंगा डिवाइस है। सर, आपके लिए कोई बजट की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितनी आप जेब ढीली कर सकते हैं आप ले लीजिए। नंदू, आप ये बताइए कि आप प्राइस को लेके कुछ और ऐड करना चाहेंगे? हाँ, प्राइस में मुझे, अगर आप बजट यूजर हो, मेरे ख्याल से उसको थोड़ा क्लिनिकली सोचना चाहिए। अगर लेट अस से कि आपका महीने का बिल 500 रुपए आ रहा है, राइट, आपका फोन का बिल 500 रुपए आ रहा है, आप एक बजट यूजर हो, आपको आपको नया फोन लेना है, आपका प्लान है कि आप इसको 3 साल यूज करेंगे, तो मैं एक बेसिक कैलकुलेशन आपको दे रहा हूं कि आप वही 500 रुपए और डाल दीजिए फोन पे, राइट। तो बेसिकली आपका एक साल में 6,000 रुपए का कॉस्ट आएगा। अगर आपका 3 साल का प्लान है तो आपका 18,000 रुपए तक का फोन आपको एक लेवल में है। आपका जो आपका मैं बेसिकली कहना चाहता हूं कि आप फोन बिल पे जितना पैसा खर्च करना चाहते हैं उतना पैसा आप महीने में अपने फोन पे भी खर्च कीजिए। तो 500 रुपए अगर आपका फोन का बिल आता है तो 500 रुपए आपका बेसिकली फोन का ईएमआई भी आ रहा है, 1,000 रुपए आपका मंथली कॉस्ट है फोन पे। ये बजट यूजर्स के लिए है। तो बेसिकली जैसे अगर आपका सैलरी 20,000 है, 25,000 है, तो उसमें से आप 1,000 रुपए, तो उसका एक सेंस बनता है इकोनॉमिक्स की वजह से, राइट। अगेन, जैसे संदीप आपने बोला, अगर आपको जेब ढीला करना है तो बस खोल दीजिए, लेकिन बेसिक लोगों को मेरे ख्याल से तो यही फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे, अगर आपका 1,000 रुपए का बिल आता है तो आप 1,000 रुपए फोन पे खर्च कर दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपका बजट थोड़ा बढ़ जाता है। मैं ये 1,000 रुपए का फंडा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वो 500 रुपए की यूजर के कंपैरिजन में वो एक पावर यूजर है जिसका 1,000 रुपए का फोन बिल आ रहा है। वो फोन कॉल्स के लिए ज्यादा यूज कर रहा है, इंटरनेट के लिए ज्यादा यूज कर रहा है, डाउनलोड के लिए ज्यादा यूज कर रहा है, तो उसको बेटर फोन चाहिए। राइट। निमिष, अब अगर प्राइस के बाद बात कर लेते हैं डिजाइन की, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। और डिजाइन में अगर देखा जाए तो फोन का जो मटेरियल होता है वो 3 टाइप के हमें मिलते हैं। एक आपको ग्लास मिलता है, एक मेटल मिलता है और एक प्लास्टिक मिलता है। और एक कंपनी तो ग्लास्टिक देती है, प्लास्टिक ग्लास मिक्सचर समथिंग समथिंग। आपको क्या लगता है कि अगर कोई बजट फोन यूजर है उसको डिजाइन के मामले में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए फोन चूज करने से पहले? संदीप, सीधी बात है, अगर आप बजट फोन चूज कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज तो होनी चाहिए कि ईज ऑफ यूज, जिसे हम लोग कहते हैं, आप उस फोन को यूज करने में सक्षम हैं या नहीं। आपने बहुत अच्छा फोन ले लिया और आप उसे यूज नहीं कर पा रहे हैं, चाहे साइज के कारण या चाहे क्योंकि बहुत ज्यादा स्लिपरी हो या आप बटन तक पहुंच नहीं पा रहे या कंट्रोल सिस्टम समझ नहीं पा रहे हैं, तब तो फायदा ही नहीं हुआ कुछ ना। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए, जहां तक हो सके अनुभव करके देख लेना चाहिए कि ये फोन आपको कितना कंफर्टेबल लग रहा है। उसके बाद आई बात जहां तक मटेरियल्स की, सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं जी। ग्लास देखने में चमकीला होता है लेकिन थोड़ा ग्लॉसी होता है, गिरने पे चकनाचूर हो जाता है। प्लास्टिक होता है, गिरने में चकनाचूर होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं थोड़ा चीप लगता है।
मेटल बेचारा कहाँ खो गया है हमको पता नहीं। एक जमाना था मेटल ही मेटल के फोन हुआ करते थे, लेकिन आजकल मात्र फ्रेम पे दिखाई देता है ज्यादातर। तो मैं कहूँगा प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप जैसे आप ग्लास ले लिया, स्लिपरी आपको लग रहा है तो कोई फायदा नहीं है। आप ऐसा फोन लीजिए जिसका आप इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। आप ये कंसिडर करिए वेट कितना लग रहा है। आपने जेब की बात की, जेब ढीली करने की बात की, भाई जेब ढीली क्या हो जाएगी, पूरी पतलून गिर जाएगी अगर ज्यादा आपका फोन भारी हो गया। तो ऐसा फोन लीजिए जो आसान हो कैरी करने में, आसान हो यूज करने में। उसके बाद सौंदर्य पे ध्यान दिया जाएगा। वैसे भी सौंदर्य में जनाब अगर काम का हो नहीं रहा है तब उसे सजा करके रख लीजिए ड्राइंग रूम में, देख लीजिए पहले इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। राइट। सो फ्रेंड्स, अगर आप फोन को डिजाइन के ऊपर चूज कर रहे हैं तो दिमाग में याद रखिए द ब्यूटी विद ब्रेन्स। ब्यूटी तो चाहिए, लेकिन अगर ब्रेन नहीं होगी तो आपका ब्रेन खराब हो जाएगा, आपकी ऐसी तैसी हो जाएगी, आप कहेंगे क्या बवाल मैंने ले लिया। नंदू, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे कि अगर कोई कंज्यूमर 15,000 रुपए से ज्यादा का बजट पे फोन ले रहा है, यही कंसिडर करे या कुछ और भी कंसिडर कर सकता है डिजाइन के मामले में? नहीं, 15,000 के ऊपर तो आपको ड्यूरेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। और मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैंने अपना फर्स्ट आईफोन खरीदा था, आईफोन 4। मैं 3rd फ्लोर में रहता था, मेरा बच्चा उस टाइम पे 1 साल का था, उसने ऊपर से फेंक दिया था। वो फोन अभी भी चल रहा है और वो 9 साल पहले की बात है। आगे अगर मैं अभी उसको ऑन करूंगा वो अभी भी चलेगा, क्योंकि आईफोन मतलब एक मेटल फोन है, बॉडी ऐसा है, शैसी ऐसा है। तो अगर आप ज्यादा पैसा वो स्पेंड करते हो तो आप ऐसा फोन खरीदोगे जो आपका चलेगा और बाद में दिखेगा। रीसेल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्लास्टिक की फोन पे 50,000 रुपए खर्च करोगे ना तो 4 साल बाद तो किसी काम का नहीं रहेगा। बिल्कुल। सो निमिष, अगली बात कर लेते हैं डिस्प्ले की। और डिस्प्ले में सब लोग कहेंगे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें एमोलेड चाहिए, हमें वो चाहिए। अगर 15,000 से कम का बजट लेके चल रहे हैं, डिस्प्ले चूज करते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे एक्सपीरियंस में 4 चांद लग जाए? संदीप, आपने जो पहले डिजाइन के मामले में जो बात कही थी ना, वो यहाँ एकदम सपाट, एकदम फिट बैठती है। जो दिखता है वो दिखता है। एलसीडी बाद में देखिएगा, एमोलेड बाद में देखिएगा, सुपर एमोलेड बाद में देखिएगा, रिफ्रेश रेट बाद में देखिएगा। दिख रहा है क्या, इस पे पहले ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक अवधारणा है कि एमोलेड है या इतना रिफ्रेश रेट है या इतने निट्स ब्राइटनेस है। लेटेस्ट सांख्यिकी का कमाल भाई साहब, अब निट्स आ गए हैं। हमारे जमाने में टू माना जाता था, अब शायद ब्राइटनेस का मेजर है, लेकिन अब निट्स आ गए हैं। तो उस सबको बाद में देखिए, पहले ये देखिए फोन आपको दिख रहा है या नहीं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिस्प्ले पे आप क्या करने जा रहे हैं। अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं, बहुत मल्टीमीडिया करने जा रहे हैं, रंग किस तरह से दिखा रहा है आपको। वॉलपेपर पे ना जाइए, आप हो सके तो एक वीडियो क्लिप लगा के देखिए। आपको जो पसंद आते, कई बार जो वीडियो क्लिप देखी है उसे लगा के देखिए, क्या रंग ठीक तरह से आ रहे हैं उस पे या नहीं। ये आपको देखना है। आपको ये देखना है कि वो ब्राइट है या नहीं। सनलाइट में अगर आप बाजार धूप में रहते हैं तो क्या वो आपको विजिबिलिटी उसमें है या नहीं। ब्राइटनेस जो है, जो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती है, वो क्या ठीक तरह से एडजस्ट होती है या नहीं होती। और एक बहुत छोटी सी बात भाई साहब, वो जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है ना डिस्प्ले पर, जब आप कान पे उसे रखते हैं तो क्या वाकई डिस्प्ले ऑफ होता है या 3-4 नंबर पीछे अपने आप चल जाते हैं और आपको पता नहीं होता क्या हो रहा है। तो एमोलेड अपनी जगह है, लेकिन डिस्प्ले के लिए इन 2 चीजें पर विश्वास करिए जी। देखिए, और संदीप एकदम सही कहता है, जो दिखता है जो तो बिकता है। डिस्प्ले अगर अच्छा दिखता है, काम बन गया प्यारे। बिल्कुल। और निमिष, यहाँ पर लेकिन अभी एक विडंबना आ रही होगी लोगों के सामने कि मैक्सिमम बाइंग जो करते हैं फोन्स की, वो लेते हैं ऑनलाइन पे और उसका लुक एंड फील ले नहीं सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी तरफ से सजेशन रहेगी, आप जितने भी रिव्यू वीडियोस, अनबॉक्सिंग वीडियोस देख सकते हैं, और हर एक रिव्यूअर का एक पैटर्न होता है, वो हमेशा कोई ना कोई क्लिप जरूर डालेगा अपने वीडियो में जो कॉमन रहती है। अगर हमारी ही बात कर ली जाए, अगर हम लोग को स्क्रॉलिंग वाली बात करनी होती है ना, हम हमेशा अपनी साइट का कैप्चर करते हैं, दिखाते हैं, देखो हमारी द मोबाइल इंडियन साइट ऊपर नीचे कैसे चल रही है। कलर डिफरेंस आपको वहां पर पता लग जाएगा, क्योंकि वही साइट आप अपने डेस्कटॉप पे भी देख सकते हैं। और गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, आपको उसका कलर मालूम है। अगर वैसा कोई पिक्चर्स कोई खींच के दिखा रहा है आपको, उससे भी आपको कुछ सहूलियत मिल जाएगी अपना डिसीजन लेने के लिए। साथ ही साथ नंदू, इसके अलावा अब कोई 15 से 30,000 रुपए के बीच में जा रहा है, डिस्प्ले में जो निमिष ने बोला, उसके अलावा क्या क्या ध्यान रखना चाहिए अपना नेक्स्ट बाय करने से पहले?
सिर्फ 15 से 30,000 में तो फिर अपसेलिंग शुरू हो जाता है, राइट? 120 हर्ट्ज, ये वो, अब ये सब दिखता नहीं है, लेकिन बेचने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? मतलब ये सब दिखता नहीं है, you're basically paying for something you can't see. मतलब मेरे ख्याल से 2.5K के आगे आपको फोन में डिफरेंस पता नहीं चलता है. अगर आप इनफैक्ट 2K यूज करो, 4K यूज करो, इस साइज में आपको डिफरेंस पता नहीं चलेगा, राइट? और 60 हर्ट्ज के आगे आपको ठीक से पता नहीं चलता है कि क्या है. अगर आप गेमिंग कर रहे हो तब उसमें वही है कि मतलब आपको पीछे से जो मारने आ रहा है वो शायद 1 मिलीसेकंड पहले आ जाएगा. मतलब इससे आपको फर्क नहीं पड़ता है, तो आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता है. तो अनलेस आप एक आप फोटोग्राफर हो या आप वीडियो पर्सन हो या आप गेमिंग प्रोफेशनली गेमिंग करते हो जिससे आपको उसकी जरूरत है, आप आम आदमी हो तो उसके लिए तो एक्स्ट्रा पैसा मत दो. अगर आप फोन खरीद रहे हो उसमें ये आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. आप लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देके कोई फोन मत खरीदो, आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा. राइट. सो नंदू, सो बात की एक बात, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, क्योंकि पैसा है आपका तो थोड़ा समझ लो. निमेश, अब थोड़ा राम राम कर लेते हैं और ये बताइए कि रैम के मामले में क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए अगर 15,000 रुपए से कम का फोन चूज कर रहे हैं. ऑप्शन तो बहुत है. सीधी बात है. हाय हाय, अरे संदीप, सीधी बात है. अगर हम लोग डिफॉल्ट अज्यूम करें, एक सीधे कहें कि चलिए एक सत्य सब पे हम लोग लागू कर सकें, हमेशा तो नहीं होगा क्योंकि छोटी मोटी चीजें आ जाती हैं, सॉफ्टवेयर कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा है, इत्यादि इत्यादि बातें आ जाती हैं. लेकिन अगर एक सीधा सत्य हम लोग मान लें तो मैं कहूँगा जितनी रैम हो उतनी बेहतर. स्पेशली जब से एंड्रॉयड डेवलप करने लगा है तब से एक सोच सी आ गई है कि अगर आप ज्यादा यूज करने जा रहे हैं तो 4 GB रैम तो आपको लेनी ही पड़ेगी. 6 GB हो जाए तो और भी अच्छा, लेकिन 15,000 में 6 GB थोड़ा उतना नहीं मिलती है. जैसे आप नीचे जाते जाते हैं, जैसे आप 10,000 से नीचे चले जाएं तो 3 GB हो जाता है आमतौर पे. 4 GB के बहुत कम फोन हो जाते हैं. 5,000 तक आते आते तो 2 GB का मामला हो जाता है, और तब आपकी परफॉर्मेंस पे असर जरूर पड़ता है. लेकिन हाँ, डिपेंड करता है आपका एक्सपेक्टेशन क्या है. अगर आप बहुत 15,000 के अंदर आप बहुत गेमिंग करना चाहते हैं, आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, और लोग करते हैं, आप 15,000 से कम में आपको मिल रहा है 48 मेगापिक्सल का कैमरा, 64 मेगापिक्सल का कैमरा, तो वीडियो एडिटिंग क्यों ना करना चाहेंगे. आप काफी मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, तब जितनी रैम हो सके, प्रोसेसर चाहे कोई भी हो, जितनी रैम हो सके, 4 GB 6 GB उतना अच्छा. और मेरे अनुसार अगर आप 3 GB के नीचे जा रहे हैं तो शायद आपकी बात दोहराऊंगा पुनः, राम राम करके काम करिए. राइट. सो निमेश, यानी कि अगर आप उनमें से हैं जो हरफन मोला है, अपने मोबाइल में बहुत सारे काम करते हैं, थोड़ा बहुत गेम खेलते हैं, थोड़ा सा मूवी देख लेते हैं, थोड़ा नहीं बहुत सारा व्हाट्सएप कर लेते हैं, बहुत सारी साइट्स चेक करते हैं, तो एक नंबर जो आप चूज कर लीजिए वो है 4 GB, और 6 GB से नीचे मत उतरिए. क्योंकि यहां पर फिर से वो बात कर लेते हैं जो नंदू ने बोले थे प्राइस के मामले में, जो कैलकुलेशन उन्होंने बताई थी कि आप 2 साल के हिसाब से अपना फोन ले रहे हैं, आप आज के हिसाब से नहीं ले रहे हैं. क्या ये फोन आपको 1 साल के बाद भी हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? क्या इसमें इतना पावर है कि जो अगला अपडेट आएगा उसको भी झेल लेगा कि नहीं झेल लेगा? तो इसीलिए 4 से 6 GB थंब रूल. नंदू, 15,000 से ऊपर 30,000 तक 6 GB से काम चल जाएगा या फिर रेट बार थोड़ा बढ़ा दे? देखो, 15 से उसमें आपको बेस में शायद 8 GB मिल जाए अभी, या 12 GB मिल जाए, लेकिन 8 से 12 को यूज करने के लिए अभी कुछ ज्यादा कुछ है नहीं. मतलब वो जैसे है कि आप जैसे 5G लगा रहे हो फोन पे, राइट, वो है नहीं. यूज करने का टेक्नोलॉजी अभी है नहीं. 2 साल बाद जब 5G आ जाए, लेट अस से कि बहुत हाई स्पीड स्ट्रीमिंग आपके फोन पे हो रहा हो, तो शायद आपको वो चाहिए होगा कि एक पूरा मूवी बफर करके आपके पास पड़ा हो आपको देखने के लिए, समथिंग लाइक दैट. तब हो सकता है कि आप उसको यूज करोगे, गेमिंग में यूज करोगे. लेकिन अभी उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा देना, मैं अगेन सेम चीज जो मैंने डिस्प्ले के लिए बोला, यही मैं अभी यहाँ भी बोल रहा हूँ कि अगर आप फोन खरीद रहे हो उसमें वो आ रहा है तो ले लो, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसा मत दो. तो यानी कि आप कहना चाहते हैं कि 6 GB 8 GB इज गुड एनफ अगर आप 15 से 30 में जा रहे हैं? हाँ जी. एक बात और संदीप जी, आजकल एक नया टर्म प्रचलित हो रहा है, टेक्नोलॉजी चल रही है, टर्मिनोलॉजी भी चल रही है, और एक नई चीज हो रही है जिसे लोग शायद एक्सटेंडेड रैम या कुछ कह रहे हैं.
जो लोग कह रहे हैं कि आपके पास 8 GB है तो स्टोरेज से 3 GB और ले लेगा, 11 GB हो जाएगा, 12 GB है तो 15 GB हो जाएगा या 16 GB हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। बिल्कुल जैसे नंदगोपाल ने कहा, और 100% की बात उन्होंने एकदम की है कि अगर आप उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं, 15 GB रैम जनाब मैकबुक प्रो में नहीं होती, अगर आप उसे एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं तो जिस चीज का आप अनुभव कर ही नहीं सकते उसके लिए आप दाम क्यों दे रहे हैं? आई मीन सुनने में अच्छा है, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, लेकिन उसके आगे बिल्कुल बिल्कुल, स्पेक्स पेपर पे तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर काम नहीं कर पा रहे तो आपका पैसा जो हुआ है पानी में जा रहा है। नंदू, अब बात कर लेते हैं अलमारी की। घर में सब लोग स्टोरेज कंपार्टमेंट ढूंढते रहते हैं, यार अलमारी लगानी है, ये लगानी है, वो लगानी है। तो फोन के लिए 15,000 से कम के फोन में आप इंटरनल मेमोरी कितनी सजेस्ट करते हैं कि मिनिमम रखनी चाहिए आपको फोन के लिए? उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है मेरा। जितना ज्यादा मेमोरी हो जाए उतना अच्छा, लेकिन आपको याद होना चाहिए इंटरनल मेमोरी एक्सटर्नल मेमोरी से महंगा पड़ता है। तो आप अगर चाहिए तो फोन ऐसे लीजिए जिसमें इंटरनल मेमोरी कम हो लेकिन एक्सटर्नल मेमोरी का ऑप्शन हो, राइट? ये आईफोन में ये बहुत मुश्किल होता है, ये आईफोन में, लेकिन आपको हर एक्सटर्नल मेमोरी के लिए बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो इनफैक्ट अगर आप आईफोन यूज कर रहे हो तो आपको क्लाउड स्टोरेज ज्यादा सस्ता पड़ता है इंटरनल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी लेने से, या आप कोई डोंगल टाइप का ले लीजिए। लेकिन मेमोरी आपको हमेशा, जैसे हमारा दुनिया बदल रहा है, टेक वर्ल्ड बदल रहा है, मेमोरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और जितना हो सके आप ले लीजिए। राइट। सो नंदू, यहाँ पर आप ये भी इनडायरेक्टली सजेस्ट ये भी कर रहे हैं कि अगर आप 15,000 रुपए से कम का फोन ले रहे हैं या इवन 15,000 रुपए से ज्यादा का भी, ये देख लीजिएगा कि आपके पास डेडिकेटेड माइक्रो एसडी स्लॉट मिल जाए ताकि आप उसमें एक्चुअली एक्सटर्नल मेमोरी डाल सकते हैं। वो हाइब्रिड वाला कभी कभी मुश्किल होता है क्योंकि आजकल तो 2 सिम तो लोग रखने ही लग गए हैं। निमिष, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी कुछ खास नहीं, क्योंकि नंदगोपाल ने तो एकदम पूरा अच्छी तरह समराइज कर दिया है। हाँ, ये ऐड करना चाहूंगा कि अब 15 से 30 के बीच में, खासकर जैसे 30,000 के पास आते जाते हैं, अब ऐसे कई फोन आने लगे जिसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं है। जैसे OnePlus Nord में एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं है। जो नया आपका आया है पोको का F3 GT, उसमें एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं है। तो इन केसेस में आप या तो तैयार रहिए क्लाउड स्टोरेज के लिए, लेकिन क्लाउड स्टोरेज फिर डिपेंड करता है बैंडविड्थ पे आपके, वरना तैयार रहिए कि जितनी ज्यादा आप स्टोरेज ऑन बोर्ड ले सकें उतना अच्छा, क्योंकि जैसे नंदगोपाल ने कहा आजकल डेटा कंजम्पशन तो बहुत हाई हो रहा है, और अगर आप एक्सपेंसिव फोन खरीद रहे हैं तो चांसेस ये है, आप पोको F3 GT खरीद रहे हैं तो चांसेस है आप उसमें PUBG खेलेंगे, चांसेस है उस पर हाई डेफिनेशन ऑफ गेमिंग करिएगा, तो आपके डाउनलोड्स भारी होंगे। तो जितनी कैपेसिटी आप ले सकते हैं शुरू में ही ले लीजिए, क्योंकि एक्सपेंडेबल मेमोरी का ऑप्शन आपके पास नहीं है। राइट। सो निमिष, अब बात कर लेते हैं फोन अगर 15,000 से कम का हम सोच रहे हैं लेने की। प्रोसेसर देखा जाए तो मार्केट में MediaTek के प्रोसेसर आते हैं 15,000 से कम के फोन में, Qualcomm के आते हैं, अब उसमें एक और नाम जुड़ चुका है SoC, उनने भी अब दोबारा जीवित हो चुके हैं और अपने नए चिप्स ला रहे हैं, और लेटेस्ट है उनका T6110 जो माइक्रोमैक्स इन 2 में हमें दिख रहा है। तो प्रोसेसर चूज करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें, क्योंकि एक प्रोसेसर 2 डिफरेंट फोन्स में होता है, तब भी दोनों की परफॉर्मेंस अलग लगती है, कोई तो बड़ा स्मूथ लगता है और कोई तो ऐसा लगता है कि भैया ये क्यों लॉन्च किया। संदीप, आप एक छोटा सा अदना सा बेचारे को भूल गए, सैमसंग का एक्सिनोस भी कहीं कहीं आता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जी हाँ। पहले एक जमाने में 1-2 साल पहले हुआवे का किरीन भी आया करता था, लेकिन अब उतना नहीं आता। लेकिन हाँ, बात आपकी एकदम सही है, क्योंकि प्रोसेसर अकेले, जैसे कहा जाए, प्रोसेसर एक तरह से इंजन की तरह होता है जी, उसकी चारों तरफ कैसा आपने इंजन ऑयल डाला है, कैसा फ्यूल डाला है, उन सब चीजों पर डिपेंड करता है कि किस तरह से चलेगा। अगर आप उसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं तो ये हमने आमतौर पे देखा है कि चाहे Qualcomm का हो चाहे MediaTek का है, वो प्रोसेसर परफॉर्मेंस काफी अच्छी मिलती है। 15,000 के आसपास में अगर हम देखें तो MediaTek का Dimensity 700 है, जो लोग 5G चाहते हैं, इसके बारे में हम लोग बाद में शायद बात करेंगे। Dimensity 700 है, वरना MediaTek का G95 है जो गेमिंग वालों को पसंद है। और ये काफी रोचक है कि कई लोग कह रहे हैं कि ये, जिसे कहा जाए, MediaTek का प्रोसेसर Qualcomm के प्रोसेसर से बेहतर माना जा रहा है। ये शायद 15,000 से कम में गेमिंग के मामले में G95 को ये
कहा जाए टाइटल हासिल है कि हाँ गेमिंग के हम सरताज हैं G95। लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो Qualcomm का 732 प्रोसेसर है, आमतौर पे इस प्राइस पॉइंट पे देखा जाता है, जो स्टेडी परफॉर्मर है, नॉर्मल चीजों का हैंडल आराम से कर लेता है। और उससे कम के 732, 720, 660 सीरीज के जो आते हैं वो आते हैं। मैं कहूँगा जहाँ तक हो सके जितना नया प्रोसेसर लिया जाए उतना बेहतर। तो थोड़ा रिसर्च कर लीजिए, डेट चेक कर लीजिए कब रिलीज होगा, क्योंकि इसमें आपको जो फैसिलिटीज मिलती हैं, प्रोसेसर केवल फोन नहीं चलाता, प्रोसेसर इमेज प्रोसेसिंग भी करता है कैमरे की, प्रोसेसर रैम मैनेजमेंट भी करता है, प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के अनुसार भी ऑप्टिमाइज होता है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। जहां तक हो सके कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। जैसे आप जानते हैं कि Xiaomi ने 732 के साथ अच्छा काम किया है, या आप जानते हैं कि Realme ने Dimensity 700 के साथ अच्छा काम किया है और अपडेट्स रेगुलरली देते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। बस केवल नाम पे जाना, कहना कि नहीं Qualcomm अच्छा है और MediaTek अच्छा नहीं है, जैसे कई पंडित कहते हैं, हम लोग नहीं कहते, लेकिन कई लोग कहते हैं, ये अनुचित है, ये अनुचित है। परफॉर्मेंस पे जाइए और परफॉर्मेंस की थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हल्का सा रिसर्च करना पड़ेगा आपको, डेटा सब उपलब्ध है। सो जैसे निमिष बोल रहा था, ये प्रोसेसर जो है वो स्टैंड अलोन चीज नहीं है, यू नो, वो गाड़ी के इंजन की तरह उसमें से बहुत सारे पाइप निकलते हैं, राइट। सो वो बेसिकली एक बेस है जिसके ऊपर एक स्टैक बनता है बहुत सारी चीजों का, राइट। आपका कैमरा मॉड्यूल उसके ऊपर बैठता है, आपका वीडियो उसके ऊपर बैठता है, अभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है AI, है ना, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक लेयर उसके ऊपर बैठता है। सो बहुत सारी चीजें वो आपके प्रोसेसर के ऊपर डिपेंडेंट है। सो एक प्रोसेसर घुसाने से काम नहीं होगा, तो वो प्रोसेसर बाकी हार्डवेयर के साथ और सॉफ्टवेयर के साथ कैसे काम करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे एप्पल में, सैमसंग में एडवांटेज है, और वो जैसे निमिष कह रहा था किरण के साथ, हुएवे के साथ भी एडवांटेज है, वो पूरा स्टैक करता है अपने प्रोसेसर के साथ अपना सब कुछ, राइट। तो वो कम प्रोसेसिंग पावर के साथ भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर आप सस्ते फोन्स देखोगे, तो कैमरा मॉड्यूल सोनी का है, कुछ और किसी और का है, तो वो सारा हमेशा एक साथ जेल होके सिंक में काम करना थोड़ा कभी-कभी मुश्किल होता है। तो आपको एक तो देखना है कि आप प्रोसेसर आपके फोन के साथ कौन सा है, तो हर प्रोसेसर के साथ एक वो रेफरेंस आता है कि इसमें आप ये सब आ सकता है, राइट। कैमरा में आप डबल स्ट्रीम ये चला सकते हो, 4K वीडियो आ सकता है एट दिस काइंड ऑफ, यू नो, तो वो उसके हिसाब से आप देखो कि आपको मिल क्या रहा है। बहुत सारे केसेस में क्या होगा कि प्रोसेसर काफी अच्छा है लेकिन आपका एकम्पनिंग हार्डवेयर जो है वो अंडर परफॉर्मिंग होगा, बिकॉज कंपनी को श्योर नहीं है कि इसको कैसे चलाएं अच्छी तरह से। सो वो इसमें वो होता है, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। प्रोसेसर इन इटसेल्फ इज नॉट इनफ, राइट। उसको कैसे अच्छी तरह से मतलब सील करके यूज कर रहे हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर के साथ भी कैसे वो जेल होता है, तो वो कभी कभी आपको लगता है कि उसमें थोड़ा सा गड़बड़ होता है। काफी बार आप देखोगे कि मतलब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, बीच में आपका कैमरा ऑफ हो गया, आवाज आ रहा है, मतलब इस टाइप की चीजें आ जाता है उसमें गड़बड़। जी बिल्कुल बिल्कुल। और फ्रेंड्स, ऐसा बेसिकली 100 बात की एक बात, प्रोसेसर लेने से पहले देख लीजिएगा कि लेटेस्ट प्रोसेसर है आपके पास, और साथ ही साथ देख लीजिएगा कि जो प्रोसेसर है उसका जो पिछले कुछ टाइम का ट्रैक रिकॉर्ड था कि अपने भाई बंधुओं से कैसे बात करते हैं। भाई बंधु उनके हो सकते हैं, कैमरा हो सकते हैं, UI हो सकते हैं, इन सब के साथ वो कैसा कर रहे हैं, और ज्यादा गर्मी या ठंडी पड़ने से उनकी सेहत पे असर तो नहीं पड़ता है, तो ये भी थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। अब अगले टॉपिक और अगले पॉइंट की बात करते हैं, वो है बैटरी। सो नंदू, 15,000 से नीचे बैटरी चूज करते समय क्या चीजें दिमाग में रखनी चाहिए? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता था 2-3 साल पहले तक। अभी तो मुझे लगता है कि 4500 mAh बैटरी तो एकदम बेसिक हो गया है, राइट। और उससे आपका 24 आवर्स तो आप कैसे भी घुमाओगे आपका चल ही जाएगा 24 आवर्स, मतलब इनफैक्ट 36 आवर्स चल जाता है। सो वो टेंशन कम हो गया है। नाउ उसमें ये क्या है, अभी 15,000 में इससे ऊपर कौन दे रहा है, राइट। जैसे सैमसंग की M सीरीज है, 6000 7000 mAh की बैटरी आपको दे रहा है सेम बॉडी साइज में, तो वो आपको एडवांटेज है, राइट। शायद अभी हम घर में बैठे हैं, आपको जरूरत ही नहीं है बैटरी का, आप तो ऐसे मतलब फुल टाइम केबल लगा के चला सकते हो, बहुत बाहर ही नहीं जा रहे हम लोग। लेकिन ये एक एडेड एडवांटेज है, ये आपको अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट में मिल रहा है। लेकिन अभी आपको देखिए लार्जर बैटरी के साथ आपका फोन बड़ा तो नहीं हो रहा है, होना नहीं चाहिए, होने की जरूरत नहीं है अभी, तो फोन
में हो सकता है कॉम्पैक्ट फोन होगा 7,000 का, बहुत हेवी भी नहीं होना चाहिए, 200 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, अगर 6,000 mAh की बैटरी तक है तो ये अगर एक ओवरऑल इक्वेशन आ रहा है तो ये काफी है। इसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फास्ट चार्जिंग होना जरूरी है। जितना बड़ा बैटरी उतना बेटर फास्ट चार्जिंग, राइट? अब जैसे वन प्लस की फोन्स है 65 वॉट चार्जिंग आ गया है, मतलब आपका 6,000 mAh का बैटरी भी एक मतलब मैक्सिमम 1.5 घंटे में पूरा चार्ज हो जाए, और आपको पूरा हर बार चार्ज करने की जरूरत नहीं है। 6,000 mAh की बैटरी है, आप आधा घंटा चार्ज करोगे तो शायद आपका पूरा दिन निकल जाएगा, 4,000 mAh तक चार्ज कर लोगे। लास्ट का 10% 20% थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है चार्ज करने में, तो उसकी जरूरत नहीं, आधे घंटे में आप पूरे दिन के लिए रेडी हो। सो ये बहुत है, और ये थोड़ा बेसिक बन रहा है, तो इसमें बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन गड़बड़ से भी कोई 3000 mAh वाली बैटरी मत लेके आ जाए। राइट। सो निमिष, ओके बैटरी यानी कि 4,500 मिली एम्पियर बैटरी, साथ में फास्ट चार्जिंग का कॉम्बिनेशन अच्छा हो, लेकिन यहाँ पर एक कंफ्यूजन आ रहा है मेरे दिमाग में। अगर बैटरी वही स्टैंडर्ड वाली है 4,000 4,500, लेकिन फास्ट चार्जिंग दमदार है 65 50 55 45 जो भी नंबर आपको बोलना है, इतनी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, बैटरी की तबीयत तो खराब हो सकती है। जितनी बार वो रिचार्ज करती रहेगी उसकी तो लाइफ कम होती रहेगी। तो बेटर नहीं है कि बड़ी बैटरी और साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग का कॉम्बिनेशन बेटर है, और खासकर अगर आप 15,000 से ऊपर जा रहे हैं? संदीप, 15,000 से ऊपर जा रहे हैं तब तो नंद गोपाल का जो स्टेटमेंट था ना कि आपको फास्ट चार्जिंग एकदम कंपलसरी रखनी है, वो तो और भी कंपलसरी हो जाता है। एक्चुअली 15,000 से ऊपर जो लोग, मुझे लग रहा है सैमसंग के एक दो फोन में शायद 18 वॉट या 15 वॉट की चार्जिंग है, तो थोड़ा हास्यास्पद हो जाता है। क्योंकि अब आप देख रहे हैं रियलमी 65 वॉट्स दे रहा है, ओप्पो 50 वॉट्स दे रहा है, शाओमी पोको में 67 वॉट्स दे रहा है, वन प्लस 65 वॉट्स दे ही रहा है। तो फास्ट चार्जिंग काफी तेज हो जाती है यहाँ पे, और लिटरली 1 घंटे से कम में ज्यादातर बैटरीज 1 घंटे 20 मिनट में उससे कम में चार्ज हो जाती है। लेकिन हाँ, आपकी बात बैटरी लाइफ के बारे में जो है एकदम सही है। अब जहां तक इसके बारे में प्रॉब्लम यह है कि ब्रांड्स कॉन्क्रीटली फॉर्मली आके नहीं कहते कि इससे बैटरी खराब होगी। क्यों कहेंगे? वो ये थोड़ी कहेंगे ये लो फास्ट चार्जिंग हमारी बैटरी खराब हो जाएगी, जनाब ऐसा थोड़ी कोई कहेगा, वो नहीं कहेंगे। लेकिन आम धारणा ये है, और नंद गोपाल ने भी बात की होगी, आपने भी बात की होगी इंडस्ट्री सोर्सेस के साथ कही, कि जितना कम आप अपना फोन चार्ज कर सकें और जितनी डिसिप्लिन तरीके से चार्ज कर सकें। ज्यादातर फोन्स में आजकल एआई बैटरी मैनेजर होता है जो ऑटोमेटिकली बता देता है कि इससे आगे आपको शायद चार्ज करने की जरूरत नहीं है। आमतौर पे एक डिफॉल्ट रूल होता है कि 80% तक चार्ज करिए और उसके बाद काफी है भैया, आगे तक जाने की जरूरत आपको नहीं है। तो ये है। लेकिन हाँ, बैटरी सेफ्टी शायद एक इशू बना है पीछे। सैमसंग और नोकिया दोनों भी भुगत चुके हैं। आशा करता हूँ फिर नहीं होगा, लेकिन थोड़ी फिक्र जरूर होती है क्योंकि एक रेकलेस रेस इस समय चल रही है। 65 वॉट, 67 वॉट, 100 वॉट, 200 वॉट, कहीं ना कहीं धमाका ना हो जाए, ना हो तो अच्छा। हाँ, इसमें एक पॉइंट ये भी है, बहुत सारे लोग पैसे बचाने के लिए सस्ता चार्जर ले लेते हैं, वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज है। आप अपने ब्रांड का चार्जर यूज कीजिए, मैक्सिमम आपको यूज करना है तो नॉन ब्रांड का चार्जर यूज कीजिए। जैसे एंड्रॉइड में है तो आप दूसरे एंड्रॉइड फोन का अच्छे ब्रांड का चार्जर यूज कीजिए। व्हाइट लेबल चार्जर्स मत यूज करो, बहुत ही खतरनाक होता है। बिकॉज एनीवे ये जो फास्ट चार्जिंग है वो थोड़ा रिस्की चीज है, उसको यहाँ तक पहुंचने में कंपनीज को बहुत टाइम लगा है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंटेशन गया है, उस पर रिसर्च गया है। तो कोई भी ऐसे आके 65 वॉट का चार्जर डाल देगा आपके फोन पे तो आपका मतलब थोड़ा गेम खराब होने का चांस है। बिल्कुल बिल्कुल अंधु, कि फास्ट चार्जिंग में राइट डेफिनेटली आपको वॉट तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो एक्स्ट्रा वॉट मिल रहा है उससे आपकी वाट ना लग जाए, तो अपनी वाट मत लगने दीजिए। एक छोटी बात संदीप जी जी, एक टर्म जो है जो 5G की तरह चल रहा है आजकल, वायरलेस चार्जिंग जी। 30,000 के आसपास कुछ फोन्स में, पुराने फोन्स का दाम घट गया है, उसमें उनमें वायरलेस चार्जिंग है, लेकिन न होने के बराबर है। क्योंकि 5 वॉट पे अगर चार्ज करिएगा, 6,000 वॉट का फोन, 6,000 mAh का फोन 5 वॉट पे चार्ज करिएगा, अगर टाइम पास करना है अवश्य सोचिए वायरलेस चार्जिंग, वरना फिलहाल मत सोचिए।
जी बिल्कुल, अगर आप अपने एकदम वो जैसे कहते हैं ना मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं और शांति से अपना मंथन करना चाहते हैं तो उसको चार्जर पे लगा दीजिए। जब तक वो चार्ज होगा वो आपका टाइमर होगा कि जब वो पूरा फोन चार्ज होगा आप अपनी जो जो अपने प्रार्थना वाले उसमें घुसे हुए हैं आप उधर से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन फिलहाल वापस आते हैं कैमरा पे। निमिष, 15,000 से कम कैमरा में क्या क्या ध्यान देना चाहिए? 1 2 3 4 5 6 जितने कैमरा बहुत सारे आ रहे हैं, नंबर्स का कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है? और क्या चीजें? संदीप, कैमरा में आमतौर पे अगर हम कहें तो थियोरेटिकली नंबर्स का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, थियोरेटिकली फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है आमतौर पे कि ज्यादा मेगापिक्सल के जो सेंसर होते हैं वो सेंसर बड़े होते हैं, ज्यादा लाइट कैप्चर कर पाते हैं, तो ज्यादा मेगापिक्सल से फर्क जरूर पड़ जाता है, स्पेशली बजट सेगमेंट में। 15,000 से कम में जो बजट सेगमेंट में फोन है, अगर आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है और 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा है, जो कि प्रीमियम सेगमेंट में नहीं होता, लेकिन 15,000 से कम में होता है, आपको चांसेस है 99% कि वो 48 मेगापिक्सल वाला सेंसर बेहतर शॉट देगा, सेंसर बड़ा है। तो मैं कहूंगा इस समय जैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं, जितने मेगापिक्सल आप मेल सेंसर में प्राप्त कर सकें उतना अच्छा। और हाँ, जो बाकी सेंसर्स हैं, जो सेंसर 5 मेगापिक्सल से कम हो उसके बारे में न सोचिए। वो माथे पे तिलक है, आपके माथे पे बिंदी है, डेकोरेशन है, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो मैं कहूंगा जितने ज्यादा मेगापिक्सल से रख सके रेयर कैमरा में उतना अच्छा, और यही एडवाइस मैं फ्रंट कैमरा में भी दूंगा। हाँ, सॉफ्टवेयर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ ब्रांड्स जो होते हैं वो ज्यादा शूटिंग ऑप्शंस देते हैं, जैसे ओप्पो है, आजकल Xiaomi हो गया है, रियलमी हो गया है, वो ज्यादा शूटिंग ऑप्शंस देते हैं, तो अपने कैमरे के साथ थोड़ा ज्यादा कर सकते हैं। और कुछ जो होते हैं जो बेसिक से होते हैं, मोटोरोला होता है, नोकिया होता है, माइक्रोमैक्स के नए अवतार में है, वहाँ आपको तो शूटिंग ऑप्शंस मिलते नहीं है। तो आप अगर आपके पास ज्यादा शूटिंग ऑप्शंस हो और अगर आपका ज्यादा मेगापिक्सल का कैमरा हो तो आप ज्यादा अपनी फोटो कर सकते हैं। मेरे अनुसार 48 मेगापिक्सल की एरा आ चुकी है। नंदू, आपको क्या लगता है कि 15,000 से ऊपर जा रहे हैं तो फोन के कैमरा में किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, जैसे निमिष बोला कि बेसिक मेगापिक्सल काउंट तो अभी हाई है, तो आप हाई रखिए। एक दूसरा चीज है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन वो अगर आप ऑनलाइन फोन खरीद रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि कलर एक्यूरेसी कैसा है कैमरास का। उसमें अभी भी बहुत कैमरास ऑल ओवर द प्लेस है। बहुत कम कैमरास है जो बहुत आपको नेचुरल कलर्स देते हैं। एंड्रॉइड कैमरास के साथ एक टेंडेंसी होता है कि बहुत ज्यादा वाइब्रेंट दिखा दो, जितना हरा है नहीं उससे ज्यादा हरा दिखा दो, लेकिन उसमें क्या और कलर्स के साथ कलर्स की एक फ्रीक्वेंसी होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी में सारे एंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज में अच्छी तरह से वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो जैसे अगर आप कह रहे हो कि पिंक्स होते हैं, कुछ ऑरेंज होता है, कुछ टाइप का येलो होता है, उसमें सब प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट। और जहां पे पिंक नहीं चाहिए वहां पे पिंक आ जाता है, राइट। तो वो थोड़ा सा आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इसलिए थोड़ा सा रिसर्च कीजिए। अगर आप कैमरा पे बहुत फोकस्ड हो तो रिसर्च कीजिए। और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि थोड़ा प्लेन कैमराज ले लीजिए। जो कैमरा बोले कि आपके इस पे ये भी है, वो भी है, ये भी है, वो थोड़ा अवॉइड कीजिए, बिकॉज वो बेसिक्स अच्छी तरह से कर नहीं पाते। जो कैमरा कह रहे हैं कि अच्छा मैं नेचुरल फोटो दे रहा हूँ आपको, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा कैमरा है, तो वो आपके लिए थोड़ा बेटर हो। एक छोटी सी बात, जब आप 30,000 के आसपास आ जाते हैं तो 1 या 2 ब्रांड है, शायद OnePlus अकेला ब्रांड इस समय है, OIS नाम की एक चीज फैक्टर में आ जाती है, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। पहले नहीं होती थी, और जहां तक मुझको पता है OnePlus शायद अकेला ब्रांड है अभी 30,000 से कम में। नॉर्ड और नॉर्ड 2 दोनों में इसने OIS दिया है। OIS से उतना फायदा नहीं होता है जितना हाइप मशीन कहती है, लेकिन अगर आप वीडियो काफी शूट कर रहे हैं और लो लाइट शूटिंग कर रहे हैं तो फर्क जरूर पड़ सकता है, अगर आप ठीक तरह से यूज करिए। और वैसे वो तो हर चीज पे लागू होता है, आप कैमरा ठीक तरह से यूज करिए, शॉट्स आपके अच्छे आ जाएंगे। तो उसके लिए, जैसे नंदगोपाल ने पहले रैम के लिए कहा कि उसके लिए मत लीजिए उसको, लेकिन अगर है तो फायदे में रहिएगा। फाइनली अब रुक करते हैं हमारे आखिरी पॉइंटर के ऊपर, जिसके ऊपर हमने पहले भी डिस्कस काफी किया है, लेकिन फिर से एक बार राय ले लेते हैं नंदू की और निमिष की। वो है स्टॉक एंड्रॉइड या फिर कस्टम यूआई? मैं बोलूंगा स्टॉक एंड्रॉइड विद लिटिल बिट कस्टम। कुछ चीजों पे एंड्रॉइड थोड़ा बोरिंग भी हो गया है। अब मैं OnePlus की बात करूंगा, तो बेसिकली एंड्रॉइड फोन है, बट OnePlus के अपने ट्वीक्स है, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग टाइप का नहीं है। तो जो आपको 10-15% का वैल्यू ऐड दे, आई थिंक उसी पे जाना चाहिए। बहुत ज्यादा जो एकदम हिला के रख दे उसको मत छोड़ दीजिए आप। निमिष, आप क्या कहेंगे? संदीप, 15,000 से कम पे मैं कहूंगा स्टॉक एंड्रॉइड पे शायद मत जाइए, क्योंकि
आप जो है वो हेवी यूजर होंगे। 15,000 में आपका फोन जो है प्राइमरी यूजर है आपकी। मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आमतौर पे हमने ये देखा है जो बजट यूजर्स होते हैं वो हेवी यूजर्स होते हैं। वो ये उनके पास टाइम नहीं होता फोन को कस्टमाइज करने, सेटअप करने के लिए। वो ऐसा होता है ना जंक फूड की तरह, कि आप मैकडॉनल्ड्स से पहुंच के अरे यार कस्टमाइज बाद में करेंगे बर्गर थमा। तो उनके लिए मैं कहूँगा फीचर रिच जो है ओएस है वो उनके लिए काम करता है। और जैसे जैसे आपका दाम चढ़ता जाता है, जैसे जैसे कंज्यूमर की आमतौर पे मैं स्ट्रेस करना चाहूंगा नॉलेज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे स्टॉक एंड्रॉइड इंपॉर्टेंट होता जाता है। आप जितना जानते हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में काफी जानते हैं, आपको रुचि लगती है कि इस सॉफ्टवेयर को मुझे कंट्रोल करना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज करना चाहिए, तब स्टॉक एंड्रॉइड आपके लिए एकदम बढ़िया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं जनाब फोन ले लिया चलो शुरू करते हैं काम, तब शायद एंड्रॉइड से लेना बेहतर होगा। राइट। सो फ्रेंड्स, बस इतना ही आज के इस वीडियो में। इतना ही नहीं, बहुत लंबा हो गया, लेकिन बस इतना ही आज के इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और जो भी आपके सवाल जुड़े हुए हैं कि अगर आपके और इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन दिमाग में, कमेंट सेक्शन प्लीज लिखिए, जवाब हम देंगे। जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हम तीनों को दीजिए इजाजत।